नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और हर रोज़ हम आपके लिए पॉडकास्ट में नई नई चीज़ों को लेकर आते हैं, नई नई बातें हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि हमारा हेल्थ, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत ही खास मेहमान, देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान अस्पताल दिल्ली एम्स के प्रोफेसर इस वक्त हमारे साथ हैं। सूर्य कृष्ण जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। थैंक यू वेरी मच। और देखिए, जब स्वास्थ्य की बात होती है तो आजकल हम सभी बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो भी गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उनके लिए इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनना बहुत ज़रूरी होगा। सर वैसे तो पेशे से डॉक्टर हैं और जनरल सर्जरी इन्होंने की है लंबे वक्त से, तो जाहिर है हम इस पर ही आज इनसे बातचीत करेंगे। और सबसे पहले उनके पेशे के बारे में ही जानकारी लेंगे कि सर जनरल सर्जरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जब हम जनरल सर्जरी की बात करते हैं और जब पेशेंट आप तक पहुंचता है तो सर्जरी में क्या क्या आता है, वो ज़रा दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं ये कहूँगा कि जनरल सर्जरी है ना, सारे जो सर्जिकल स्पेशलिटी उसकी माँ है। यहीं से सारे सर्जिकल स्पेशलिटीज़ जन्मे हैं। तो आजकल के ज़माने में जनरल सर्जरी जब हम कहते हैं तो इसमें गॉल ब्लैडर सर्जरी, हर्निया सर्जरी, अपेंडिक्स सर्जरी, आंतों की सर्जरी और ब्रेस्ट की सर्जरी, थायराइड की सर्जरी, ये सब चीज़ें आजकल जनरल सर्जरी में इंक्लूड करती हैं। छोटे मोटे जो आपके गांठें होती हैं, लाइपोमा, सेबेशियस सिस्ट, ये सब हम जनरल सर्जरी में इंक्लूड करते हैं। वैरिकोज वेन। बट अब एम्स में जनरल सर्जरी का स्पेक्ट्रम ज़्यादा लंबा है। हम इसके अलावा हम और एडवांस कैंसर की सर्जरीज भी करते हैं। हम किडनी और पैंक्रियास ट्रांसप्लांट भी करते हैं और वैस्कुलर सर्जरी भी करते हैं। तो जनरल सर्जरी एक अपने में एक बहुत बड़ा स्पेशलिटी है। बाकी जो सुपर स्पेशलिटी जो कहते हैं ये सब इसी जनरल सर्जरी से निकले हैं बाहर। तो जनरल सर्जरी मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों ने समझ ली होगी कि इसके अंदर क्या क्या आती हैं, कौन कौन सी सर्जरियां होती है इसके अंतर्गत। सर अगर हम सर्जरी की बात करें तो जैसे ही हम आम इंसान सर्जरी की बात सुनते हैं या फिर हम ये सोचते हैं कि हमें सर्जरी करानी पड़ेगी प्लान या अनप्लान वे में, तो लोगों के डर में मन में बहुत ज़्यादा डर आ जाता है कि भाई सर्जरी कराएंगे कुछ अलग तरह की घटनाएं ना हो जाए। बहुत लोग पहले से डायबिटिक होते हैं, इस केस में भी बहुत डर होता है मन में। तो इस डर को कैसे दूर कर सकते हैं और कौन कौन सी बीमारी में कितने दिनों तक आप सर्जरी करा सकते हैं, उसके लिए इंतज़ार कर सकते हैं, पूरी जानकारी हम लेना चाहेंगे आपसे। देखिए, अगर एज अ सर्जन मैं आपको बोलूँगा कि दो तरीके की हमारी सर्जिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। एक होती हैं जिनको हम कहते हैं इमरजेंसी, जी। माने जिनका सर्जिकल इलाज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर देना चाहिए, घंटों से लेके दिनों के अंदर तक। और दूसरे होते हैं इलेक्टिव सर्जरी, जिसमें हम थोड़ा अच्छी तरह प्लान करके पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन सब करके, जांचें सब करके, उसके बाद उसको प्लान तरीके से कर सकते हैं। अगर हम देखें इमरजेंसी सर्जरी क्या होती हैं, जैसे कि अपेंडिसाइटिस हो गया आपका, या अगर आपको हर्निया है और आंतें आपकी फंस गई हैं, आपको गॉल ब्लैडर में अक्यूट इन्फेक्शन हो गया, ये सब इमरजेंसी सर्जरी होगी। इनको जितनी जल्दी हम करें, अगर नहीं करा तो ये जानलेवा हो सकती हैं। जी। दर्शकों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जहाँ सर्जरी की ज़रूरत है वहाँ सर्जरी करानी चाहिए। वहाँ दवाइयाँ नहीं काम करेंगी आपको, और जहाँ पर दवाइयाँ काम करेंगी वहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी। अब दूसरा पहलू देखते हैं कि वो होता है कि जिसको हम कहते हैं इलेक्टिव सर्जरी। अब इलेक्टिव सर्जरी क्या होती हैं, जैसे कि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, आपको छाती में कोई गांठ है, या आपको हर्निया है, तो ये आपकी इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। इसको हम प्लान करके अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, इन सब की जांचें कराकर प्लान तरीके से फिर आपको इलेक्टिव सर्जरी कर सकते हैं। सर अगर हम अपेंडिक्स की बात करें, गॉल ब्लैडर की आपने बात की, उसमें इन्फेक्शन की बात की, तो अभी जब मेरी आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने इसकी चर्चा की कि यहाँ जितने लोग हैं इनमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसे इस तरह की समस्या होगी। तो ये समस्या इतनी आम क्यों है, और अगर है किसी को तो ये पहचान कैसे होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं? अगर आप देखेंगे ना, जितना भी लिटरेचर इस पे अवेलेबल है, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली जो गैंजेटिक बेल्ट है, गंगा के आसपास का एरिया जो भी है, यहाँ पर पित्त की थैली पथरी, दैट इज़ गॉलस्टोन डिजीज़, बहुत बहुत कॉमन है। आप लगा ले, मेरी फैमिली में देख ली, मेरे फैमिली में हम 5 में से 3 लोग को गॉल ब्लैडर स्टोन थे। ठीक है, तो इतना कॉमन है और ये कॉमनेस सर्जरी है हमारे यहाँ करने के लिए। वजह क्या होती है इसकी, क्या वजह इसकी बहुत सारी वजह बोली गई हैं। कह रहे कि पानी में हैवी मेटल्स का, कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, खान पान, बहुत सारी थ्योरीज है, बट एग्जैक्टली कोई भी थ्योरी पिन पॉइंट नहीं कर पाई कि क्यों होता है। लेकिन हाँ, ये श्योर है
कि इस जगह नॉर्थ इंडिया में स्पेशली दिल्ली, बिहार, इन सब एरिया में पित्त की थैली की पथरी या गॉलस्टोन की बीमारी बहुत ही आम है। आम है। तो ज़ाहिर है कि बहुत सारे कंडीशंस में आप ऑपरेशन करते होंगे, बहुत सारे कंडीशन में मेडिकल ट्रीटमेंट से, दवाइयों से ये ठीक हो जाता है। तो वो कौन सा कंडीशन होता है जब पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, पित्त की थैली में एक बार पथरी हो जाए, जिसे गॉलस्टोन कहते हैं, उसका एकमात्र इलाज है सर्जरी। दवाइयाँ लोग ट्राई करते हैं, आयुर्वेदिक भी है, होम्योपैथिक है, काफ़ी कुछ असर कर जाती हैं, बट फाइनली ना ये जो पित्त की थैली में एक बार जब पथरी बन जाती है, इसका मतलब आपका जो गॉल ब्लैडर है वो सही से काम नहीं कर रहा। अब एक अंग जो सही से काम नहीं कर रहा, उसको निकाल देना ही अनिवार्य होता है। और ऐसा नहीं है कि गॉल ब्लैडर निकालने से आपके शरीर पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। आपकी 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते में आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन होता है कि मेरा अगर एक बार गॉल ब्लैडर निकल गया तो मैं आगे जाके तेल नहीं खा पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, वो। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी बॉडी एक इतनी आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ है कि वो हर चीज़ को अडेप्ट कर लेती है। एक बार अगर आप आधा लिवर भी आपका काट के निकाल देना तो आपकी बॉडी फिर अडेप्ट कर जाएगी, वो लिवर वापस आ जाएगा। तो गॉल ब्लैडर निकालने से भी कोई ज़्यादा हो सकता है 1-2 हफ्ते के लिए आपको थोड़ी परेशानी होगी, फिर आपकी बॉडी पूरी तरह एडजस्ट कर जाती है। तो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, अगर आपने सुना तो आपके शरीर को आप जिस तरह से भी अडाप्ट करवाना चाहोगे आप आसानी से करवा सकते हो, चाहे आपका एक ऑर्गन निकल ही क्यों ना जाए। सर, ओबेसिटी की बात करेंगे। देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम साइंटिस्ट, हर किसी ने यही कहा है कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ी, एक तरह से पूरे देश भर में या यूँ कह ले कि पूरी दुनिया में महामारी बन चुकी है। और इसके लिए भी लोग आजकल सर्जरी करा रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें तो अलग है, लेकिन सर्जरी भी हो रही है। इस पर हम थोड़ा फोकस करें। आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है, मोटापा। इसको हम कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी। मॉर्बिड ओबेसिटी इसलिए कहते हैं कि एक बार आपका वज़न एक सीमा के ऊपर जब चला जाता है तो उसके कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, स्लीप एपनिया जिसे कहते हैं, घुटनों में दर्द हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। कहते हैं कि अगर एक बंदा उस मोटापे की लिमिट को अगर क्रॉस कर जाए तो उसका लाइफ ऑलमोस्ट 10 से 15 साल कम हो जाती है। अब बहुत सारे तरीके हैं इस मोटापे को कम करने के। आपने जैसे कहा कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, डाइट कर सकते हैं, बट कभी कभी आपका मोटापा एक इस लेवल पे पहुंच जाता है जहां पर आप ये सब चीज़ें कर ही नहीं पाते हैं। अब आप सोचिए, आपके पास एक पेशेंट आया है जिसका BMI हम कहेंगे 50 है। 50 मीन्स उसका वेट अराउंड 160-170 kg है। अब इस वेट पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो डाइट करेगा, वो एक्सरसाइज करेगा, वो कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में सर्जरी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि ये सर्जरी पहले तो एक सिंपल सर्जरी होती है, दूरबीन विधि द्वारा हो जाती है। हालांकि पेशेंट हमारा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट सर्जरी पर से कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती ज़्यादा। एक बार सर्जरी करने से वो जो 20, 30, 40 किलो 4-6 हफ्ते या 3 महीने के अंदर कम हो जाते हैं, उससे मरीज़ को इतना फ़र्क पड़ता है कि वो अपने नॉर्मल जो लाइफस्टाइल पे आ जाता है। फिर वो अपना डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज कंट्रोल कर लेता है। बट एक चीज़ याद रखना है कि सर्जरी पहला इलाज नहीं है। पहला इलाज तो ऑब्वियसली डाइट, एक्सरसाइज, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना ज़रूरी है, बट हाँ, सर्जरी का अच्छा इंडिकेशन है और सर्जरी करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। सर, हमारे देश में बहुत सारे लोग ओबीज हैं इस वक्त, और हो सकता है बहुत दर्शक ये जानना भी चाह रहे होंगे कि ओबेसिटी की जो सर्जरी होती है वो किस प्रकार होती है। अभी आपने कहा कि दूरबीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो पूरा प्रोसेस ज़रा समझाएंगे कि क्या होता है वो? देखिए, अगर हम करें तो जो मॉर्बिड ओबेसिटी अब हम कहते हैं मेटाबॉलिक सर्जरी, 2 तरीके की होती हैं जी। एक होता है बेसिकली, सर माफ़ करें, चाहूँगी कि बेसिकली उस सर्जरी में क्या किया जाता है, किस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश होती है? देखिए, 2 तरीके होते हैं उसमें। एक होता है कि हम आपका पेट का वॉल्यूम कम कर दें। जैसे आपका पेट अगर 2 लीटर का पेट है तो उसको कम करके हम 180 या 200 ml का वॉल्यूम कर दें उसका। इसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी। और दूसरा होता है कि हम आपकी आंतों के थोड़े पार्ट को बाईपास कर दें। जैसे कि नॉर्मली पूरी आंतें आपकी जो 4 से 6 मीटर वाली आंतें हैं, उसको हम बाईपास करके सिर्फ 1.5 या 2 मीटर उसके आंतों को यूज़ करें, जिसको हम कहते हैं बाईपास सर्जरी। तो ब्रॉडली एक रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी होती है और दूसरी होती है बाईपास सर्जरी। जो कम मोटापे होते हैं, BMI जिनका कहते हैं कि 40 या 45 तक होता है, तो यूजुअली उसमें हम कहते हैं कि हम रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी कर लेते हैं। जिनका मोटापा बहुत ज़्यादा होता है, 45 या 50 का, जिनको सुपर ओबीस कहते हैं, उसमें एक मैल अब्जॉर्प्टिव सर्जरी भी ऐड कर देते हैं। दोनों सर्जरीज का ये है कि दोनों सर्जरी लैप्रोस्कोपी, जिसको हम कॉमनली कहते हैं दूरबीन विधि द्वारा छोटे छोटे छेदों के साथ हो जाती है।
बट दोनों में फ़र्क ये है कि जो वेट लॉस है ऑलमोस्ट सेम होता है दोनों में, बट जो वेट लॉस जो मेंटेन होता है वो आपका मैल ऑब्जॉर्प्टिव सर्जरी में ज़्यादा लंबे टाइम तक मेंटेन होता है कंपेयर टू जो रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी। रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी बाद ये होता है कि 1-2 साल में हो सकता है कि थोड़ा आप वजन गेन कर ले, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं क्योंकि सर्जरी भी थोड़ा जटिल होती है और उसके कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा हो सकते हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी, अनीमिया, ये सब होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। बट ओवरऑल ये दोनों ये 2 प्रकार की सर्जरीज होती है जो हम मॉर्बिड ओबेसिटी में करते हैं। सर आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कुछ ऐसे वेट टारगेट्स होते हैं कि उसी वेट टारगेट पे अगर आप पहुँच गए, उसी ओबीज का जो क्राइटेरिया है वो क्या होगा और कब सर्जरी आप कर पाते हो? क्या 70-80 किलो का व्यक्ति भी इस सर्जरी को ले सकता है? देखिए अब आपने बहुत अच्छी बात करी। मोटापा है ना एब्सोल्यूट वेट से नहीं काउंट करा जाता है, जी, ठीक है, उसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स लेते BMI, हैं, जी। तो जो आपका वेट और आपके हाइट को मिला के। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप एक वेस्ट का इंसान एक आप बास्केटबॉल प्लेयर ले लिए, उसका बीएमआई हो सकता है 3500, जी, मेरा बीएमआई भी हो सकता है 3500, बट वो ओबीस नहीं कहलाया क्योंकि उसका मसल मास है। मैं हो सकता हूँ ओबीस हो क्योंकि मेरा फैट मास है। फैट मास। तो ये अमाउंट ऑफ फैट जो आपके शरीर में है वो डिसाइड करता है कि आप मॉर्बिडली ओबीस है कि नहीं। तो एब्सोल्यूट वेट पे नहीं जाते हम, बीएमआई लेते हैं और आपका टोटल फैट मास। इसीलिए अगर आप देखें रिसेंटली जो पुरानी गाइडलाइंस थी उसमें कहा जाता था कि अगर कोई भी आदमी का बीएमआई 30 के ऊपर है तो उसको हम ओबेस कहते थे। अगर 35 के ऊपर तो पक्का ओबेस, अगर 30 के ऊपर साथ में उसको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी उसको मॉर्बिड ओबेस कहते थे। बट अब रीसेंट रिसर्च से ये पता चला है कि इंडियन पेशेंट में स्पेशली इवन अब बीएमआई 24 तक में भी उनको ओबेसिटी कहा जा सकता है क्योंकि हमारा फैट का बहुत ज़्यादा कंटेंट store और हो फैट डिस्ट्रीब्यूशन वेस्टर्न पॉपुलेशन हिसाब से काफ़ी फ़र्क है। सर अभी अभी स्टोन्स की बात हमने की, गॉल ब्लैडर की बात की, किडनी की भी हमने बातचीत की, तो हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि क्या हम अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करें, किन किन चीज़ों में परिवर्तन अगर हम करेंगे तो इतने सारे प्रॉब्लम्स से हम बच सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात करी। स्पेशली आपने देखा होगा कि कोविड एरा के बाद वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट बहुत आ गया। कोविड ने जी। एक चीज़ सिखा दी कि सब चीज़ हम घर से कर सकते हैं। पहले ही हम लेज़ी थे, उसके ऊपर और लेज़ी हो गए lazy हो हैं। गए। तो ये लैक ऑफ एक्टिविटी और जो हम बिंज ईटिंग करते हैं, फास्ट फूड जो खाते हैं, ये सब चीज़ें हैं जो आजकल हमारे बीमारियों की प्रॉब्लम हो गई हैं। आपने देखा आजकल सुना होगा कि लोग 30 की उम्र में, 40 की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा जी। है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जीवन शैली इतनी तकड़ी बदल गई है। हम लोग अचानक दिन में 3-4 हफ्ते में 3-4 बार फुल मशक्क़त के साथ एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट हमारे जो बाकी जो लाइफस्टाइल जो हमको चाहिए, जो डाइट है, वो हम उसको मॉडिफाई नहीं करते। तो आपकी बॉडी में बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है और ये स्ट्रेस ही कारण है जो आजकल इतनी सारी बीमारियां बढ़ा रहा है, जो डायबिटीज़ हो रहा है, हाइपरटेंशन, इवन ओबेसिटी भी ले लीजिए, स्ट्रेस के कारण हो रहा है। तो ये स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आजकल हमारी जीवन यानी शैली कि में जो बीमारी माइंड का। से हेल्दी रहना ज़्यादा बिल्कुल important बिल्कुल, है। माइंड का इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में। अगर हेल्दी माइंड नहीं होगा तो आपकी बॉडी कभी हेल्दी नहीं रह सकती। हेल्दी नहीं रह सकती, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए नोट करने के लिए। चलिए इन सब बातों के बीच अब हार्ट अटैक की बात कैसे ना हो, क्योंकि हर रोज़ सोशल मीडिया पर कोई ना कोई एक वीडियो सर आ जाता है जिसे देखकर हम लोगों की रूह कांप जाती है कि आखिर ऐसा कैसे होता है। अभी व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, अभी गिर गया, अभी डांस कर रहा है, अभी गिर गया, हार्ट अटैक आया, जान चली गई। तो ये क्या मामला है? और हम ये भी समझना चाहेंगे कि क्या ऐसी जो कार्डियो जो एक्सरसाइजेज होते हैं, क्या उससे भी हार्ट अटैक की समस्या होती है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कोई डांस कर रहा है या कोई किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तभी हार्ट अटैक आता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। आप आजकल सोशल मीडिया पे 1-2 वीडियोस बहुत वायरल हुए कि डांस करते करते लड़की गिर गई एंड शी डाइड, डांस करते करते एक लड़का गिर गया एंड सडनली डाइड। मैंने ऐसी चीज़ें होती थी, पहले भी होती थी, लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो एज है जिस पे पहले हार्ट अटैक, जैसे पहले लोग कहते थे 50, 55, 60 साल की उम्र पे जाके लोगों को हार्ट अटैक आता था, ये एज अब कम हो गई है। मे बी 35 साल, 40 साल की उम्र में लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम आती है। जीवन शैली का तो असर है ही, बट ये भी याद रखना चाहिए हमको कि थोड़े बहुत जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। हो सकता है वो हार्ट कंडीशन उनके फैमिली में रन भी करती हो, तो ऐसे कंडीशन में लोगों को यंगर एज पे या हार्ट अटैक ये सब आ सकता है। हमको ये नहीं सोचना है कि मैं 40 साल को तो मुझे हार्ट अटैक है, ऐसे डर से तो हम जी नहीं सकते कि हाँ, बट अगर हम अपना जीवन शैली ठीक रखेंगे, खाना ठीक खाएंगे,
एटलीस्ट दिन में 30 या 40 मिनट का एक ब्रिस्क वॉकिंग हफ्ते में 5 दिन करेंगे और स्मोकिंग अल्कोहल इन सब से अपने आप को दूर रखेंगे या बिल्कुल कम क्वांटिटी में रखेंगे तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों से, लेकिन वैसे तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि किसको हार्ट अटैक हो सकता जी, है, वाकई। बट अगर अपनी तरफ से हम ये एहतियात बरतेंगे तो ये रहेगा कि मतलब होने के कुल चांसेस कम मिलाकर रहेंगे। बात ये है कि अपनी लाइफस्टाइल में आपको बिल्कुल, सुधार करना सुधार है, करना बहुत डाइट में ज़रूरी है। सुधार करना है, स्ट्रेस कम लेनी है, नींद बिल्कुल। अच्छी लेनी है, पानी अच्छा पीना बिल्कुल। है और आपकी लाइफस्टाइल अगर बेहतर होगी तो आपका हेल्थ भी बहुत बेहतर बिल्कुल। रहेगा। तो इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी बातों की चर्चा की है, हार्ट अटैक से लेकर किडनी, गॉल ब्लैडर, तमाम तरह की बातों की चर्चा की। लेकिन जाते जाते सर मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहूँगी कि अपेंडिक्स की बात भी हमने की है, तो अपेंडिक्स की समस्या बहुत आम है। क्या ऐसा भी होता है कि प्रोपोर्शन में मेल को ज़्यादा, फीमेल को कम ऐसी समस्या होती है, या फिर किस वजह से ये समस्या होती है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। ट्रेडिशनली ना अपेंडिसाइटिस को डिस्क्राइब कराया गया है कि एक यंग मेल में होती है। जी। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स में नहीं होती, फीमेल्स में भी होती हैं, बट यंग मेल्स में ज़्यादा देखी गई हैं। जो मोस्ट कॉमन कारण होता है अपेंडिसाइटिस का, कहते हैं कि फिकोलिथ, जैसे कहते हैं कि एक स्टोन की तरह जाके वो अपेंडिक्स के पास में जाके फंस जाता है और वहाँ पर कभी कभी वर्म्स घुस जाते हैं उसके अंदर अपेंडिक्स में, जिसके कारण ये अपेंडिसाइटिस होता है। यूजुअली यंग लड़कों में देखा जाता है और इसका इलाज हमेशा, अगर डिटेक्ट हो जाए तो सर्जरी ही इसका इलाज होती है। जी। और अगर हम छोड़ देंगे इसको तो अपेंडिक्स के फटने के चांसेस हो सकते हैं, पेट में पस फैलने के चांसेस और पूरे शरीर में जहर फैलने के चांसेस भी होते हैं। तो एक बार अपेंडिसाइटिस का अगर डायग्नोसिस हुआ, उसका इलाज सर्जरी ही होती है। तो सर्जरी ही इसका इलाज है और इसके एहतियात के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? एपेंडिसाइटिस का एहतियात तो बड़ा मुश्किल है। एक्चुअली आज तक किसी ने एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर पाए कि किसी डाइट के कारण ऐसा होता है कि नहीं। यूजुअली मैंने कई बार पढ़ा भी है, सुना भी है कि पानी बहुत ज़्यादा पीना होता है। अगर पानी, कई बार तो हमने ये भी सुना है कि मैंने पानी पिया और स्टोन फ्लश आउट हो गया, ऐसा नहीं, कुछ होता है वो क्या? किडनी में होता है, ये अपेंडिक्स का नहीं होता, वो किडनी के स्टोन में। ये किडनी स्टोन में डेफिनेटली अगर जितना पानी पियेंगे उतना, स्पेशली जो छोटे छोटे स्टोन होते हैं 5 mm 6 mm, वो पानी पीने से ही निकल जाते हैं। अपेंडिक्स ऐसा नहीं होता, अपेंडिक्स आंतों का पार्ट होता है। लेकिन हाँ, अपेंडिसाइटिस एक बार हुआ तो सर्जरी ही इलाज होता है, अनलाइक किडनी स्टोन जहाँ पर ऑब्वियसली आपके पास बाकी चीज़ें भी होती हैं करने की। चलिए, बहुत सारी चर्चा हमने की है इस हेल्थ के एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में। आपने सुना कैसे कैसे आप एहतियात ले सकते हैं, किन किन चीज़ों में आप बदलाव करेंगे अपनी लाइफस्टाइल में, कहाँ पर आपको बदलाव करनी है, और अगर सर्जरी आपको करानी है तो उससे घबराएं ना, जहाँ ज़रूरत हो डॉक्टर्स की सलाह पर आप सर्जरी ज़रूर कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।